भाई पर रेड पड़ गई गजब। मोटा भाई और मोदी ने सबको एक साथ निपटा दिया, सारे लोगों को एक साथ निपटा दिया और देश को बचा लिया। क्यों, यही सोच रहे हो ना आप सभी? पर वास्तविकता को चला गया भैया। पढ़ो और समझो, चीज़ें पढ़ा करो, न्यूज़ देखा करो। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम भी बता देते हैं। पीएफआई संगठन सन 2006 में बना, जिसके सारे सदस्य उन मुस्लिम संगठनों से आए जो संगठन भारत सरकार ने बैन कर दिए थे, जैसे सिम्मी। अब देखो इनकी फंडिंग कैसी होती है, जिसका पता सरकार को है, परंतु सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सब नियमानुसार चल रहा है। जो नियम सरकार के बनाए हुए हैं उसी आधार पर सब कुछ किया जा रहा है। आरबीआई के जो नियम कहते हैं उसी आधार पर सब चल रहा है। कैसे सरकार कुछ करे उनका? पीएफआई के भारत में कुल सदस्यों की संख्या तो मुझे नहीं पता, शायद 50 लाख के करीब है, परंतु इनके 2 लाख सदस्यों के 2 लाख सेविंग अकाउंट भारत की बैंक में है। सब भारत के बैंकिंग नियमानुसार, नियमों के अनुसार, सारे नियम वही है, मान रहे हैं। वो सारे अकाउंट उन्हीं नियमों के अनुसार खोले गए हैं जो भारत में अकाउंट खोलने के लिए बनाए गए हैं। गलती क्या है पीएफआई की? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, नियमों अनुसार कर रहे हैं वो लोग। भारत सरकार के नियम के अनुसार आप परिजन, रिश्तेदार, मित्र कोई भी यदि विदेश में है तो वो हर महीने अधिकतम $10,000 करीब 8 लाख रुपए भारत भेज सकते हैं। बिल्कुल नियम अनुसार चल रहा है, भारत के नियमों अनुसार है सारा कुछ। कैसे उंगली उठाएंगे आप पीएफआई पर? अबे यार, सभी तो नियम के अनुसार कर रहा है पीएफआई। आप अपन ये माने कि इन 2 लाख खातों में हर महीने सिर्फ $500, 40,000 रुपये इनके परिजन भेजते होंगे, मतलब करीब 800 करोड़ रुपए हर महीने इन 2 लाख सेविंग अकाउंट में आते हैं। अब सोचिए, 800 करोड़ भारत में आते हैं तो क्यों सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे भाई? देश में पैसा आ रहा है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और सारा पैसा नियम अनुसार आ रहा है। कोई सरकार क्यों कदम उठाए इनके खिलाफ? इसका 85% पीएफआई को जाता है, मतलब 680 करोड़ रुपए हर महीने। बाकी बचा 15% ये सेविंग खाते वाले का इनाम होता है। रहा तो पैसा अपने देश के अंदर ही नहीं। पीएफआई 25% खर्च करती है, लेकिन वो मार्केट में ही फ्लो होता है ना, मार्केट में ही घूमता है पैसा, भारत की मार्केट में घूमता है पैसा, तो देश में ही है ना। और जब 85% पीएफआई को अगर फंडिंग हो जाती है तो भैया यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को भी तो फंडिंग होती है। अगर वो अपने नियम बदलें तो पीएफआई के नियम भी बदल जाएंगे, वो भी नियमों के खिलाफ चला जाएगा। लेकिन नियम तो भैया यहाँ की पार्टियों के लिए भी हैं, तो पीएफआई कहाँ गलत कर रहा है? यदि एक महीने में 680 करोड़ तो साल भर में 8160 करोड़, और ये पीएफआई सन 2000 से भारत में है, मतलब करीब 16 सालों से, मतलब 16 साल में इनके पास 1,30,560 करोड़ रुपए की कम से कम विदेशों से फंडिंग हुई है। और ये प्रतिमाह सबसे कम आंकड़े को लेकर बता रहा हूँ। अब आप सोचो कि यदि हर महीने $500 की जगह $2,000 वो भेजते होंगे तो कितना धन आता होगा, और सरकार किसी को जेल में डाल पाएगी? भैया इतना पैसा देश में आएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो? और वो नियमानुसार पैसा आ रहा है तो क्यों सरकार कोई कार्रवाई करे उनके खिलाफ? अब समझे? सीएए, एनआरसी, हिजाब मामला, किसान आंदोलन, कश्मीर में पत्थरबाजी, पूरे भारत में हमेशा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे, सर तन से जुदा पर करोड़ों के नाम। इन सब कामों के पैसे कैसे आते हैं? इसलिए ये कहते हैं कि सन 2047 तक हम भारत को इस्लामी देश बना देंगे। ठीक है भैया, बना देंगे। सरकार अपनी नियमों के अनुसार फलने फूलने दे रही है पीएफआई को, इनके नियम ही फलने फूलने दे रहे हैं, तो क्या कहें हम। सिर्फ बिहार में पीएफआई के 15,000 से ज़्यादा ट्रेड लड़ाके हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिन्हें गृह युद्ध के लिए तैयार किया हुआ है। पीएफआई का बड़ा लड़का एसडीपीआई
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पीएफआई का राजनीतिक विंग है जो चुनाव लड़ता है ताकि पीएफआई को पूरा राजनीतिक प्रश्रय मिले और सीधे लोकसभा और विधानसभा में हंगामा मचाकर पीएफआई की सुरक्षा की जा सके। इसी एसडीपीआई ने अमित शाह और अजित डोभाल को सीधे धमकी दी है, यदि 24 घंटे में पीएफआई के नेताओं को नहीं छोड़ा तो जो होगा इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और आज केरल में हिंसा शुरू हो गई है। भाई साहब, पीएफआई ने कौन सा गलत किया है? सारी राजनीतिक पार्टियां अपने लोगों को छुड़ाने के लिए करती हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी है कर रही है। एसडीपीआई जो कर रही है वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। हमारे राष्ट्र के नियमानुसार वो रजिस्टर्ड हुई है, पार्टी बनी है, उसको भी अधिकार है अपने लोगों को छुड़ाने का, अपने लोगों के पक्ष में बोलने का। एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं पर ही केरल में हिंदुओं की हत्या और हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन के अनेक आरोप लगे हुए हैं। राजनीतिक पार्टी है लेकिन आरोप तो लगते ही रहते हैं। पीएफआई का छोटा लड़का सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे देश में कॉलेज के मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को जिहाद के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे मानसिक रूप से जिहाद के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनको बाबरी मस्जिद की ज़मीन वापस लाने का टास्क दिया गया है। इनकी वेबसाइट पर इन्होंने इसी बात का पोस्टर भी खुल्लम खुल्ला लगा रखा है। भैया, उद्देश्य है पार्टी का, किसी उद्देश्य को लेकर बनी है, भारत के नियमानुसार रजिस्टर्ड हुई है, अधिकार है उसको अपने उद्देश्य पूरे करने का। पीएफआई की लड़की एनडब्ल्यूएफ नेशनल वीमेंस फ्रंट जो महिला जिहादियों का विंग है, कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये कोई भी टास्क करने में हिचकती नहीं है, ये कुछ भी करने को और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनके हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे मुस्लिम लड़कियां खड़ी होती हैं। भैया, इस देश में औरतों पे हाथ उठाना तो दूर की बात है भाई, सोच भी नहीं सकते किसी औरत पे हाथ उठाने के लिए। सारे नियम तो औरतों की सुरक्षा के लिए बने हैं। नियम बनाते वक्त सरकार ने कभी नहीं सोचा कि ये ही औरतें हमारे देश को बर्बादी की ओर भी ले जा सकती हैं। कुछ ऐसे नियम तो बनाते कि इन पे कार्रवाई की जा सके। बाबू भैया, इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए आपसे शेयर किया है। इसलिए और सतर्कता और सजगता बहुत आवश्यक है। मोदी और मोटा भाई की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां आप भी निभा लेंगे तो देश का भला हो जाएगा। भाइयों, आपसे विनती है कि जानकारी लेते रहा करें, न्यूज़ देखा करें, खबरें पढ़ा करें। पीएफआई तो मोटा भाई और नरेंद्र भाई ने बैन कर दिया है, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं ज़िंदगी में, देश का भला हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसने जानकारी तो दे दी, ये तो बताया नहीं हमें करना क्या है। हमें कुछ नहीं करना, हम जो कारोबार करते हैं वो उस कारोबार को ऐसे ही करते रहेंगे। जीवन यापन के लिए जो धंधा करते हैं उसे ऐसे ही करते रहेंगे। कार्यालय जाते हैं तो कार्यालय जाते रहेंगे, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर कोई कार्रवाई हमें अजनबी लगती है तो उसकी जानकारी अपने कार्यालय के सभी लोगों को देनी है। अपने कारोबार के समय में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को देनी है। अपने धंधे के समय जिन लोगों से आप मुलाकात करते हैं उनको देनी है। जिस समाज में आप बैठते हैं उनको देनी है और उनको सतर्क भी रखना है। आपको अपनी सेवा खुद करनी है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपने काम खुद करने हैं। किसी से किसी भी तरह की सेवा नहीं लेनी है। अगर किसी कारणवश आप किसी से सेवा का लाभ उठाते हैं तो आपको ईमानदारी से उसकी शुल्क अदा करनी है। मैं अगर दूसरे रूप में कहूँ, दूसरे तरीके से आपको बताऊँ तो आपको स्वयं सेवक बनना है। आपको लगता है कि ये मामूली सी बातें हैं, लेकिन ये मामूली सी बातें नहीं हैं। ये देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकती हैं। हमारे देश को एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा सकती हैं। हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। आप इनको मामूली बातें ना समझें। देश की सुरक्षा में ये बहुत बड़ी भागीदारी के रूप में उभर सकती हैं। हमारे देश के विकास में अग्रणी हो सकती हैं। हमारे देश के विश्व गुरु बनने में हमारे नागरिकों का जो सपना है उसे पूरा कर सकती हैं। अगर आप ये बातें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए
उत्प्रेरित करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो ये हमारी देश की सुरक्षा में हमारी बहुत बड़ी भागीदारी कहलाएगी। मेरी आप लोगों से विनती है कि इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए प्रेरित करें। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अगर आप इन मामूली सी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो हमारी देश की सुरक्षा में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।